पार्टियां सिलेक्शन करके हमारे ऊपर थोप देती है अगर तुम्हें इनको ही वोट देना है, तो हमारे पास में कोई विकल्प नहीं होता, मजबूरी होती है तो हम लोग उनको वोट देते हैं। तो इसलिए हमने निर्दलीय तौर पे चुनाव लड़ने के बारे में विचार किया है। सही और सटीक क्या कह सकते हैं कि वास्तविक शिक्षा दी जाए। शिक्षा अगर मिलती है तो शिक्षा से नागरिक का निर्माण होता है, और वो जो शिक्षित और सही शिक्षा पाया हुआ नागरिक है वो अपने राष्ट्र के हित में या राष्ट्र निर्माण में काम करता है। तो हम लोगों ने यही सब करने के लिए जब ये बात मताधिकार के माध्यम से आई तो लोगों में जागृति आई। बाकायदा 4 महीने में हमने 4 राउंड किए लोकसभा क्षेत्र के अंदर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर जिलों में। तो वहां लोगों में। नमस्कार साथियों, अभी अपने देश के अंदर लोकसभा चुनावों के अब कुछ ही दिन बाकी हैं, तो हम हमारे चैनल पर जनता से और नेताओं से हम रूबरू होने का और उनकी बातों का आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं। तो आज मैं बाड़मेर जैसलमेर के एक लोकसभा के प्रत्याशी हैं ताराराम जी मीणा, जो एक समाज बहुजन समाज के बहुत बड़े लीडर हैं, जिन्होंने बड़े संगठनों के अंदर काम भी किया है और हाल ही के अंदर इन्होंने राजनीति में अपनी एंट्री भी की है। तो आज हमारे चैनल पर आए हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आपसे सबसे पहला मेरा यही सवाल रहेगा कि आप एक सामाजिक लीडर हैं और आपके अब इस राजनीति में आना कैसा उद्देश्य हुआ? मान लो समाज के आपके पास में इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने के बावजूद भी आपके अंदर ये कैसी भावना उत्पन्न हुई कि मैं भी राजनीति के अंदर आऊं? अब लोग कहते हैं कि राजनीति तो गंदी चीज है, और उस अंदर आपने मतलब कैसे आपका प्रवेश करना एक मतलब? बिल्कुल जी, आपका सवाल जो है बहुत ही वाजिब है, उचित है और होना भी चाहिए। ऐसे सवाल होंगे तभी तो सब जो है जनता तक कुछ बातें जाएगी जी। हम लोगों का सोशल मूवमेंट में शुरू से ही रहा है और शायद मैंने सरकारी नौकरी से भी त्याग पत्र दिया तो वो भी सोशल मूवमेंट के लिए ही दिया। मैं हमेशा नॉन पॉलिटिकल रहा हूं और आगे भी मेरा कोई राजनीति में जाने का इरादा नहीं था जी। लेकिन जिस तरह का हमने देखा कि पूरे देश में हमने सोशल अवेयरनेस लाने के लिए, सामाजिक जन जागरण के लिए काम किया जी। और उसमें काफी हद तक हम लोग सफल भी हुए जी। लेकिन एक चीज हमारे आंदोलन में भी या फिर सोशल मूवमेंट में भी एक चीज हमें भी एक कमी लगी कि हम लोग सिर्फ सोशल मूवमेंट में काम कर रहे और एक आंदोलनकारी के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बाहर आंदोलन कर रहे हैं और हमारा दुश्मन जो है वो अंदर हमारे अधिकारों को खत्म कर रहा है। धीरे धीरे करके वो पूरा का पूरा संविधान को ही खोखला कर चुका है। तो काफी हद तक हमने पहले भी ये सोचा कि भाई चलो जो लोग ऑलरेडी पहले से राजनीति में है वे लोग शायद इस पर कोई काम करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। और दूसरी बात ये भी थी कि शिक्षा पे बात हुई, बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई, लेकिन कभी भी राजनीति पर, जैसे कि अभी अभी आपने कहा कि राजनीति तो बहुत गंदी चीज है, ठीक है, ये एक तरह की एक अफवाह हमारे बीच में डाली गई ताकि हम लोग कभी राजनीति में ना जा सकें या हमारा समाज राजनीति में ना जाए। इसलिए उन्होंने हमारे लिए तो शब्द ये इस्तेमाल किया कि राजनीति जो है बहुत ही गंदी चीज है और इसमें नहीं जाना चाहिए हमेशा हमारे आदमियों को। लेकिन जो ये कहने वाले लोग हैं या जो वर्ग हैं जो ये बात करते हैं वे लोग राजनीति में घुसे हुए हैं और राजनीति करते हैं। तो उनका कहने का मतलब जहां तक मैं समझता हूं यही रहा होगा कि अगर ऐसे लोग राजनीति में आ गए तो फिर हमारी राजनीति चलेगी नहीं। इसलिए उन लोगों ने हमारे लिए कहा कि राजनीति गंदी चीज है। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जब अच्छे लोग राजनीति में नहीं जाते या राजनीति से दूरी बना लेते हैं या फिर सत्ता से दूरी बना लेते हैं तो निकम्मे नकारे लोग जो है हमारे ऊपर राज करने लगते हैं। ये कहीं न कहीं समझदार या सच्चे लोगों की कमी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सबसे पहले तो ये सोचा कि हम आंदोलन में करोड़ों लोगों को मोबिलाइज करते हैं, लाखों लोगों को मोबिलाइज करते हैं, चाहे वो रामलीला मैदान हो, जंतर मंतर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे और भी कई जगह, या जातीय संगठनों के नाम पर बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो महापुरुषों की जयंती के पर्व। लेकिन जब चुनाव आता है तो हमारे लोग अलग अलग खेमों में बंट जाते हैं
और उनकी जो शक्ति है, जो ताकत है, वो ताकत बिल्कुल ही क्षीण हो जाती है, यानी कि बिखर जाती है। जहां पर हमें इकट्ठा होना चाहिए वहां हम इकट्ठा नहीं होते, और जहां पर कोई रिजल्ट नहीं है या फिर कोई बात है तो वहां एकता की बात करके इकट्ठा होके फिर बिखर जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने एक अभियान चलाया था दिसंबर में, 13 तारीख से हमने उसकी शुरुआत की थी, 13 दिसंबर से। उसके बाद में उसका जो पहला दौर हमने शुरू किया था वो चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन के ऊपर 23 दिसंबर को हम लोगों ने राष्ट्रीय किसान दिवस के उपलक्ष्य में इसकी जागृति का एक रथ यात्रा शुरू किया था। उसका हमारा उद्देश्य था कि जो हमारे वोटर्स हैं, वे वोटर्स जो हैं, वे जब इलेक्शन आते हैं तो अलग अलग भागों में बंट भी जाते हैं और बिक भी जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वे लोग अपने वोट की वैल्यू नहीं जानते, वोट क्या है ये बिल्कुल नहीं जानते। अगर जानते होते तो वो शायद छोटी मोटी चीज के लिए या नशों के बदले में अपने वोट को नहीं बेचते। ऐसी स्थिति में हमने वोटर्स के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए, यानी कि मतदाताओं को, निर्वाचकों को जागृत करने के लिए मताधिकार जागरूकता अभियान चलाया। जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि आप जितनी आप सोच से उस बात कर रहे हो, तो अब देश के अंदर तो जाति धर्म पे सुना हो रहे हैं, तो आप लोग जो ये बात कर रहे हो, तो आप लोगों की बात ये जनता समझ पाएगी? बिल्कुल। जितनी मान लो जाति धर्म पर जो जड़ एक मजबूत है, उसको आप तोड़ पाओगे क्या? क्या वैसे धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता, ज्यादातर अपने, लेकिन यहाँ भारत के अंदर जबरदस्ती धर्म को राजनीति में घसीटा जा रहा है। धर्म का एक तरह से राजनीतिकरण कर लिया गया। वे लोग और कोई सहारा या रास्ता नहीं मिलता है तो फिर धर्म का सहारा लेते हैं। इसलिए ये तोड़ने ना तोड़ने की बात तो तब होगी जब कोई इसको शुरू करेगा कि हमें आपसी भाईचारा और सद्भाव बना करके राष्ट्र के निर्माण में, और राष्ट्र का निर्माण जो है वो कब होता है, कैसे होता है, ये हमारे लोग नहीं जानते, ये समझाना पड़ेगा। राष्ट्र का निर्माण होता है राष्ट्र के नागरिकों से। राष्ट्र के नागरिकों की राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका होती है। जब एक अच्छे नागरिक का ही निर्माण नहीं होगा, जब अच्छे नागरिक का निर्माण नहीं होगा तो फिर राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। अच्छा नागरिक कब निर्माण होता है? जब उसे सही और सटीक, क्या कह सकते हैं कि वास्तविक शिक्षा दी जाए। शिक्षा अगर मिलती है तो शिक्षा से नागरिक का निर्माण होता है, और वो जो शिक्षित और सही शिक्षा पाया हुआ नागरिक है वो अपने राष्ट्र के हित में या राष्ट्र निर्माण में काम करता है। तो हम लोगों ने यही सब करने के लिए, जब ये बात मताधिकार के माध्यम से आई तो लोगों में जागृति आई। बाकायदा 4 महीने में हमने 4 राउंड किए लोकसभा क्षेत्र के अंदर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर जिलों में। तो वहां लोगों में जब अवेयरनेस आई तो लोगों ने हमसे पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब आप बताइए हमें क्या करें। तो हमने उनको कहा कि भाई 2 बातें हैं, मतदान और मताधिकार। मतदान से जो है राजनेता पैदा हो रहे हैं, लेकिन मताधिकार से जनप्रतिनिधि या कह सकते हैं जनसेवक पैदा होते हैं। तो जनसेवक या जनप्रतिनिधि ना होने की वजह से और राजनेता होने की वजह से जनता का भला नहीं हो पाया। तो हम लोगों ने इसके बारे में प्लानिंग करके चलाया। तो लोगों ने कहा कि ठीक है अब करिए। तो राजनीति में अब दूसरा कोई नहीं दिखाई देता, आप आइए। हमने कहा भाई हमारा उद्देश्य नहीं है राजनीति करना, और ना कोई सांसद बनना हमारा उद्देश्य है, ना कोई इलेक्शन लड़ना हमारा उद्देश्य है, मगर हम चाहते हैं कि अच्छे लोग संसद में जाए। तो लोगों ने कहा कि चलो ठीक है आप ही तैयार हो जाओ। तो बार बार लोगों का आग्रह करने के बाद हम लोगों ने कहा कि भाई ठीक है समाज की स्वीकृति ली जाए। समाज का मतलब है कि इस देश के अंदर जो लोग पिछड़े हुए हैं हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा में, ठीक है, सामाजिक स्तर पे या फिर और भी आर्थिक रूप से, वे लोग जो पिछड़े हुए हैं उन लोगों को मुख्य धारा में अगर लाना है तो उन लोगों की राय लेकर के ही चुनाव लड़ा जाए। तो हम लोगों ने इसको लेकर के एक शुरुआत की तो कुछ अच्छे लोगों से, कुछ सामाजिक लोगों से हमने जो वार्तालाप की, उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है होना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो ऐसे करके हम लोगों ने कुछ हद तक आगे ये सोचा। तो अभी हमारा जो 29 तारीख को बाड़मेर के अंदर एक कह सकते हैं कि 56 कौम का पूरे भारत, जो बाड़मेर जैसलमेर के लोकसभा के
समस्त 56 जातियां जो है कौम है, उनके तमाम लोगों का एक हमने जनसभा के रूप में एक आयोजन किया है। उसके अंदर प्रत्येक तहसील और गांव और ब्लॉक से लोग आएंगे और वे लोग अगर आकर के वो कहते हैं कि भाई हम लोगों को राजनीति में निर्दलीय के तौर पे लड़ना चाहिए, तो हम लोग उसके लड़ेंगे लेकिन समाज से परमिशन लेकर के, समाज से इजाजत लेकर के, क्योंकि वोट तो जनता के पास में है। पार्टियों के पास टिकट है, लेकिन टिकट लेकर के सीधे संसद में नहीं जाते हैं, टिकट लेकर फिर वो जनता के बीच में आते हैं। जनता जब चुनेगी तभी जाएंगे। लेकिन उसमें बड़ी बात यह है कि सिलेक्शन और इलेक्शन, तो सिलेक्शन पार्टियों के हाथ में रह जाता है, हमारे पास इलेक्शन बच जाता है। पार्टियां सिलेक्शन करके हमारे ऊपर थोप देती है अगर तुम्हें इनको ही वोट देना है, तो हमारे पास में कोई विकल्प नहीं होता, मजबूरी होती है, तो हम लोग उनको वोट देते हैं। तो इसलिए हमने निर्दलीय तौर पे चुनाव लड़ने के बारे में विचार किया है। अभी 29 तारीख को लोग इजाजत देंगे तो फॉर्म भरा जाएगा और उसके बारे में आगे बढ़ा जाएगा। हाँ, तो आप मतलब इतनी चर्चा कर रहे हो और लंबे समय से समाज में भी काम कर रहे हो, तो आपको कभी बड़ी पार्टियां कभी आपने मतलब इन्वाइट नहीं किया, बोला नहीं कि भाई आप हमारे पार्टी में आओ, ऐसे कभी बोला नहीं कि? नहीं, बोला गया। मैंने पहले भी कई लोगों को बताया है कि मुझे 2005 में ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफर था कि आपको सीधा राज्यसभा में भेज देते हैं। तो उस टाइम आप राजनीति में क्यों नहीं गए आखिर में? उस समय नहीं जाने का जो सबसे कारण बड़ा था वो तो ये था कि मैं एक सोशल मूवमेंट में सरकारी नौकरी 13 साल की नौकरी रिजाइन करके सोशल मूवमेंट में आया था, और मैं राजनीति करने के लिए नहीं आया था, समाज में जागृति के लिए आया था, समाज को ऊपर उठाने के लिए, समाज को जागृत करने के लिए। तो वो मेरा काम उस समय चल रहा था। दूसरा ये था कि मुझे इतनी समझ उस समय थी कि जो राजनीतिक पार्टियां बड़े पैमाने पर कांग्रेस या बीजेपी जो है, ये राजनीतिक पार्टियां अगर हमारे समाज का या देश के नागरिकों का भला करती तो शायद ये स्थिति हमारे समाज की ना बनती। तो कांग्रेस की तरफ से आया, मगर वो उनका ये था कि भाई इसने नौकरी से रिजाइन कर दिया है तो इसको है जो कांग्रेस में ले लिया जाए और इसका उपयोग किया जाए। हालांकि आपसे मैं और भी राजनीतिक सवाल करूंगा, परंतु आपके शारीरिक जीवन को लेकर भी हमारे चैनल पर हम जो नेता होते हैं या जनता होते हैं तो उनसे हम पूछते हैं कि आपका शारीरिक जीवन, तो आप हमारे चैनल से थोड़ा परिचय भी आपसे करना चाहूंगा। और आपका शारीरिक जीवन, आप बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरी, क्या थोड़ी आप जिंदगी की हिस्ट्री भी सुनाइए हमारे चैनल के माध्यम से, जिससे आप हमारे दर्शक हैं जो भी लोग देखेंगे तो उनके भी मतलब आप अब राजनीतिक में आए हो तो आपका थोड़ा परिचय भी होना जरूरी है ना। जी जी जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। अगर हमारे जीवन के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो बहुत ही लंबी कहानी है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं स्टूडेंट लाइफ से ही संघर्ष में रहा हूँ जी, और उसके बाद में भी मैंने कभी भी अत्याचार और अन्याय को देखा नहीं, मतलब देखा तो उसको सहन नहीं किया। मेरे साथ में पढ़ने वाले भी सहपाठी या ट्रेनिंग में भी थे या फिर टीचर बनने के बाद में भी जहां जहां भी उनके साथ में किसी भी प्रकार का अत्याचार या एट्रोसिटी हुई तो मैं उनके लिए वहां पर खड़ा हुआ। शुरू से मेरी एक आदत रही है कि मैं कभी भी अत्याचार देख करके उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता या चुपचाप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए मैंने ये बात जो है की, और उसमें नौकरी जब मेरी सामाजिक और इस स्वाभिमान के सामने जब नौकरी मेरे लिए बाधा बनने लगी, क्योंकि मेरा ट्रांसफर जो है बाड़मेर क्या सेंद्री गांव से ही मेरा ट्रांसफर जैसलमेर कर दिया गया था सत्तो, तो वो एक प्रेसिडेंट के तौर पे किया था ताकि मैं सोशल मूवमेंट में भाग न ले सकूं। मैं समझ गया था कि भाई मेरा ट्रांसफर क्यों हुआ है, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं सामाजिक काम करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा। अगर नौकरी मेरे सामाजिक कार्य में बाधा डालती है तो मैं उसे नहीं करूंगा। मैंने 13 साल 6 महीने की जो सर्विस थी मेरी, उसे मैंने रिजाइन कर दिया। और लगभग ये बताना चाहूंगा मैं आपको कि नौकरी जब मैंने रिजाइन किया तो रिजाइन करने के बाद शायद मैं पहला व्यक्ति होऊंगा भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में जिसका जो इस्तीफा कह दो या रेजिग्नेशन वो लगभग 2 साल और 17 दिन बाद मंजूर हुआ, जबकि 90 दिन बाद में कोई भी इस्तीफा जो है वो ऑटोमेटिक मंजूर हो जाता है। लेकिन मेरा इस्तीफा मंजूर हुआ 2 साल और 17 दिन बाद, और वो भी मैंने ये कहा कि भाई आप मेरा इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं कर रहे हो, मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। तो वो उनका मैटर रहा होगा, लेकिन मैंने ये किया। उसके बाद में मैंने रिजाइन किया था 2005 में 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2005 को, 1 जुलाई को, और मेरा रेजिग्नेशन जो है स्वीकृत किया गया
2007 में 17 जुलाई को, यानी 2 साल और 17 दिन बाद। तब तक वो कहते रहे कि वापस नौकरी में आ जाओ। तो ये एक अजीब सी बात थी, कहानी थी, लेकिन मुझे लगा कि अब मैं गुलामी नहीं करूंगा। जब तक नौकरी मेरा पेशा था, मैं उसको कर रहा था, लेकिन जब मुझे लगा कि अब ये नौकरी जो है मेरा पेशा नहीं, ये एक गुलामी बन गई है, तो मैंने उसे ठोकर मार दी और स्वतंत्र रूप से सामाजिक काम करने लगा। बाकी तो खैर लंबी चौड़ी कहानी जीवन की रही होगी, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरी मोटे तौर पे है कि मैंने एक स्टेप जब लिया 13 साल की सर्विस, मुझे लोगों ने कहा कि अब क्या होगा तुम्हारा, तुमने नौकरी छोड़ दी है। तो मैंने कहा भाई मेरे समाज के सभी लोगों के पास नौकरी नहीं, बहुत सारे लोग हैं मेरे परिवार में, मेरा भी एक बाप के हम 4 बेटे हैं, तीनों के पास नौकरी नहीं है, तो वो भी तो अपना घर चलाते हैं। फिर भी आपने नौकरी छोड़ दी, सारा जीवन अभी आपका जो रहने करने का जीवन को ये एक अलग रईसों जैसा मतलब लग रहा है, आप टोपी वगैरह भी पहनते हो, तो ये सारा मतलब कैसा आपने मेरी जिंदगी में अंदर भाई नौकरी भी छोड़ दिया और समाज में भी काम करते, तो ये सारा प्रोग्रेस। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल लाजमी है। ये बात ऐसी होती है कि जब जीवन के अंदर आदमी के सामने जब एक विकल्प बंद हो जाता है, तो अगर आदमी चाहे तो उसके सामने सैकड़ों हजारों विकल्प खड़े होते हैं। मैंने जब नौकरी छोड़ी थी तो मैंने हाउस लोन देखा था, सर्विस के दौरान मैंने हाउस लोन लिया हुआ था, तो हाउस लोन का मेरे ऊपर उस समय 4-4.5 लाख रुपए कर्जा था, और उधर सरकार ने मेरा इस्तीफा मंजूर किया तो 1 महीने की तनख्वाह मुझे जमा करनी पड़ी थी। यानी मेरे पास में कर्जे के सिवाय कुछ नहीं था जब मैंने नौकरी छोड़ी। लेकिन उसके बाद में मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि चलो नौकरी तो छोड़ दी, अब तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा। तो उसके बाद में फिर जो विकल्प खुले, उस विकल्प के अंदर जो कुछ भी हुआ पूरी पब्लिक के सामने, कोई छुपी हुई बात नहीं है। मैंने मेरे ही परिवार के अंदर कोई जमीन थी मेरे रिश्तेदारों की, वो जमीन कुछ लोगों ने दबा रखी थी, ठीक है ना, उनकी गलती से दबी थी, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया और वो भी दबा के बैठे थे। मैंने वो जमीन अब क्या बोलते हैं उसको कि बहाल करवा दी और उनसे मुक्त करवा दी, और उस जमीन से जो लाभ उस परिवार को मिला उसमें मैंने कुछ जमीन मेरे कीमत करके मैंने खरीदी, और उसका मैंने पैसा भी कहा भाई मैं पैसा बाद में दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है, जब ये जमीन कामयाब हो जाएगी। तो उसमें फिर एक छोटी सी कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी लाइन में जाने से उस जमीन का उनको भी फायदा मिला, और मैंने जो खरीदी थी 10-20 बीघा जमीन, वो जमीन भी थोड़ी कामयाब हो गई, तो उससे मुझे थोड़ा स्टैंड मिल गया, और फिर मैं आगे मेहनत भी करता रहा हर जगह। मैंने कभी किसी का कहते हैं शोषण करके नहीं कमाया, ठीक है, मैंने कमाया अपने डंके की चोट पे कमाया, और कमा करके मैंने मूवमेंट में समाज में लगाया। अब आपसे मेरा अंतिम सवाल ये है कि अब आप लोकसभा की तैयारी कर रहे हो, और अब देखिए अब जब राजनीतिक अब देखिए जिस तरीके का माहौल है, आप उस माहौल को कैसे क्रिएट करोगे। अब चुनाव का लोकसभा चुनाव भी लड़ना एक कम बात नहीं है, क्योंकि उसमें अब बड़े-बड़े राजनीतिक के लोग काफी टाइम से जुड़े हुए लड़ रहे हैं, तो किस तरीके से आप इस मैदान जानता हूं मैं अच्छी तरह से, जो लोग हैं मेरे सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं वो सारे लोग सक्षम भी है, ऑलरेडी पहले से राजनीति के धुरंधर भी हैं, बहुत कुछ है, और सामाजिक स्टेटस पे देखा जाए तो जो जाति व्यवस्था है उसमें भी वे लोग ऊंचा दर्जा रखते हैं, उनका समाज भी जागृत है, समाज मजबूत भी है, आर्थिक तौर पे हर तरह से वो सक्षम भी है, जागृत भी है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम किसी को चैलेंज ना करें, ठीक है, तो ये एक कह सकते हैं कि सरेंडर का मामला हो जाता है। जब हमारे जैसे लोग ही सरेंडर कर जाएंगे तो समाज तो कभी सिर उठाने लायक नहीं रहेगा। इसलिए हालात मेरे और मेरे समाज के, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना, एसटी समाज जिसमें भील जाति में मैं आता हूँ, फिर मैं समाज उसको नहीं कहता, मैं SC ST OBC माइनॉरिटी, और उसमें खास करके मूल OBC के लोग हैं, उसके अंदर भी मूल निवासी क्षत्रिय समाज है। ऐसे जो वर्ग हैं जो आज भी किसानी खेती या मजदूरी करके अपना जो है रोजमर्रा चला रहे हैं, ऐसे लोगों को जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये लोग अगर इतने परेशान और दुखी हैं तो शायद मैं इनकी परेशानी को समझ सकूं और इनकी परेशानी के लिए लड़ सकूं, तो ये जरूर मुझे साथ देंगे। तो चैलेंज तो खैर है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन चैलेंज को स्वीकार अगर करो तो फिर चैलेंज नहीं रह जाता, ठीक है ना। चुनौती को स्वीकार किया जाए तो चुनौती नहीं रहती, फिर उसका समाधान भी निकलता है। जी जी,
बिल्कुल, ये हमारे साथ में ताराराम जी मैना, और इनको लेकर आज हमने पूरी इनके जीवन को लेकर, राजनीति को लेकर पूरी जानकारी आपके साथ शेयर की। तमाम साथी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।